में पार्टी अभी चलेगी और इसका श्रेय कुछ हद तक जाता है युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को, जो हमारे साथ खास बातचीत में है इस वक्त। आदित्य, स्वागत है आपका। सीएनबीसी आवाज पर शायद आपने नोट किया होगा, पिछले 2 साल से हम ये मुहिम चला रहे हैं मुंबई नाइट लाइफ की, और बहुत खुशी हो रही है कि आपने इसमें इतना योगदान दिया है, बड़ा कदम लिया है। कितना क्रेडिट आपको जाना चाहिए कि मुंबई में कुछ जगहों पर दुकानें और नाइट लाइफ की जगहें खुली रहेंगी, क्योंकि ये बातें बहुत समय से चल रही हैं। जी, और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये क्रेडिट मेरा बिल्कुल नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। जो हर मुंबई का करता है या कहता है, उसी को थोड़ी आवाज दी है मैंने। और मुझे लगता है कि मुंबई की जो ताकत है वो यूनिटी है, स्ट्रेंथ है और सेफ्टी है। आप देखते हो कि रात को भी महिलाएं घूमती है, वर्ली सी फेस हो, गिरगांव चौपाटी, जूहू चौपाटी, यहाँ सब लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं और सेफ रहते हैं। तो ये जो ताकत है उसे मुंबई के लिए यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसे वही मेरी एक थोड़ी ख्वाहिश थी कि क्यों ना मुंबई को एक ब्रीदिंग स्पेस दे, एक नया टाइम जोन दे। और सोशल रिवाइवल तो है, लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल भी इसमें बढ़ेगा। किस तरह का विजन है प्रिसाइसली, यानी आप क्या देख रहे हैं? और ऑब्वियसली उसकी जो फाइनल शेप होगी वो फडणवीस सरकार और बीएमसी साथ में सब डिसाइड करेंगे लाइसेंस के तौर पर, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? दुकानें खुली हों, पब्स क्लब खुली हों, किस तरह का आपका विजन? देखो, एक तो लाइसेंस की आपने बात की, मैंने तो मुख्यमंत्री साहब से कहा कि इसके लिए लाइसेंस और एक जरूरी ना हो, क्योंकि शायद अभी 100 लाइसेंस जरूरी है और वो कैसे कम करे या सिंगल विंडो सिस्टम करे, उसी पे बीएमसी में अभी काम जारी है। मैंने होटलों से भी एक मीटिंग की परसों ही, लेकिन विजन क्लियर कट है। एक तो मैंने जो प्रपोजल किया था सितंबर 2013 में कि ईटरीज, कैफेज, मिल्क वेंडिंग शॉप्स और केमिस्ट ये मुंबई में 24 घंटे ओपन रहे। क्योंकि बात यही है कि मुंबई 2 हिस्सों में आप देख सकते हो। एक तो है जो काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को घर जाते हैं, ट्रैफिक में से घर जाते हैं, घर पहुंचते ही 10 बज जाते हैं, और फिर अगर भूख लगे या कुछ एंजॉयमेंट फैमिली के साथ जाना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, तो कहाँ जाए। दूसरी चीज, जैसे आप देखते हो रात को भी मुंबई काम करती है। मुंबई शहर कभी सोता नहीं, लेकिन सुलाया जाता है, क्लैम डाउन किया जाता है। जैसे पुलिस मैन है, जर्नलिस्ट है, ये रात को भी काम करते हैं। अगर कुछ अफोर्डेबल जगह होनी चाहिए, कहीं भी आप चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, वड़ा पाव हो, पानी पूरी हो, भेलपुरी हो, रोल्स हो, तो कहाँ जाए। ये हुई काम करने वालों की बात। दूसरी मुंबई ऐसी भी है जो दिन भर काम करके रात को फुटबॉल मैच देखती है, देर रात तक जाग के, या क्रिकेट मैच या कहीं नाइट क्रिकेट खेलती है, एंजॉयमेंट के लिए बाहर पड़ती है। तो हर बार क्यों ये सोचो कि एंजॉयमेंट सिर्फ दिन में हो, रात को हम बाहर जाके क्यों ना एंजॉय कर सके। हजारों टूरिस्ट आते हैं, रात को कहाँ जाए। मुंबई में वैसे एक टूरिज्म जगह भी नहीं है, तो अगर रात को बाहर जाना हो तो कहाँ जाए। तो ये जगह थी। अभी मैंने और एक इसमें ऐड किया है कि ये नॉन रेजिडेंशियल एरियाज में होगा, जैसे कालाघोड़ा है, नरिमन पॉइंट है, बीकेसी है, मरीन ड्राइव और कार्टर रोड्स के कोई जोन्स है। लेकिन ये नॉन रेजिडेंशियल एरियाज मेनली सिटी साइड में है, ईस्टर्न सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स में नहीं है। और अगर इन लोगों को भी ये सर्विस देनी हो, ये एंजॉयमेंट देनी हो, तो फिर मॉल्स जो होते हैं, जैसे फीनिक्स मिल्स है, बीकेसी में है, इन्फिनिटी है, यहाँ सभी लोग जाते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ खरीदते हैं या एक्सपेंसिव स्टोर्स में जाते हैं, लेकिन घूमने के लिए जाते हैं, फूड कोर्ट्स हो वैसे घूमने के लिए जाते हैं। यानी आपकी विजन में पब्स, क्लब्स, ईटरी, जो भी मुंबई पुलिस के हिसाब से लीगल हो वो है। ओके। तो और एक मॉल्स की मैंने जो बात की, वो स्पेशल एंटरटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर करे और नाइट लाइफ उनको दे, क्योंकि बात सीधी है, वहाँ पार्किंग है, सीसीटीवी कैमराज है, सेफ्टी है, और वैसे भी दिन रात चलते रहता है, तो क्यों ना उनको लीगलाइज करे और वहाँ बिजनेस बढ़े। नहीं, आपको इसका क्रेडिट क्यों जा रहा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी बात बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो मुंबई के लिए काम करते हैं वो भी कहते आए हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको आप शायद पुश कर पाए हैं क्योंकि आप आदित्य ठाकरे हैं, आपकी बात सुनी है चीफ मिनिस्टर ने। ऐसे हो तो मुझे खुशी है, मैं और सारी चीजें करना चाहता हूँ मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए भी। तो अगर मेरी बात कोई सुन रहा है तो अच्छा है, आप मुझे सजेस्ट करते जाइए, मैं करते जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल आपने बराबर कहा कि ये बात सभी करते हैं। जैसे कभी रात को घूमने जाते हैं या काम के बाद हम भी कॉफी के लिए जाते हैं, लेकिन कोई कह रहा नहीं था, सब कर रहे थे लेकिन कह रहा नहीं था। तो मैंने सिर्फ उसे आवाज दी और आपने देखा तो रिस्पॉन्स देश भर में से काफी अच्छा है, पूरे दुनिया से अच्छा रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा इसलिए आया है क्योंकि थोड़ी सी ये भी सरप्राइज रही, आश्चर्य रहा है
कि युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की तरफ से ये सिफारिश आई है। आपकी पार्टी की छवि जो फिलहाल रही है इतने सालों से है, वो ऐसे लोगों की छवि है कि अगर कुछ खुला हो रात को तो उसको जाकर शटर बंद कर दिया जाए, मुझे ना कि शटर खोले। इनफैक्ट ये तो कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने किया था। 15 साल तो हम सरकार में नहीं थे, उन्होंने तो किया जब था। 95 to 99 हमारी गवर्नमेंट थी तो आप देख रहे थे कि क्राइम सबसे कम था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी थी और रात को महिलाएं घूमती थी, सारी चीजें खुली थी और एक अच्छा नाइट लाइफ के लिए मुंबई जाना जाता था 99 तक। उसके बाद जो होने लगा शायद कुछ घटनाएं हुई होगी या कुछ, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर 9/11 के बाद न्यूयॉर्क पूरी रात खुली रह सकती है, न्यूयॉर्क जैसे शहर, लंदन खुला रह सकता है, तो हम क्यों नहीं? नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था स्पेसिफिकली मैं फिर से पूछती हूँ, आप कि इस मुहिम में इतना इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एक इमेज मेकओवर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो शिवसेना की छवि अब तक है उससे कुछ अलग आप कर रहे हो। लेकिन ये छवि, मुझे लगता है जो आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि 10 साल में ऐसे कोई आंदोलन शिवसेना की ओर से हुए हो। लेकिन इमेज मेकओवर ठीक है, लेकिन ये मुंबई के लिए अगर पूरा मेकओवर हो, इकोनॉमिक और सोशल मेकओवर, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो मेकओवर काफी बड़ा है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, मुख्यमंत्री साहब ने भी इसे हाँ कह दिया क्योंकि उन्होंने मेरा प्रपोजल पूरे डिटेल में पढ़ा है। और अगर इमेज मेकओवर की बात है तो इतने वोट्स जो मिले हैं वो इस मेकओवर के पहले नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स न लाते हुए, और आपने देखा होगा कि मैंने सितंबर में जब प्रपोज किया, बिल्कुल हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी बात, लेकिन मैंने हंगामा नहीं किया कि होनी चाहिए, कभी मैं नौटंकी नहीं की। अभी मारिया साहब ने हाँ कहा, पुलिस कमिश्नर ने, तब मैंने कहा ठीक है चलो, अभी पुलिस हाँ कह रही है तो बात सही है, अभी हम आगे लेके जा रहे थे प्रपोजल को। ओके। इस प्रपोजल के साथ अब ये भी सवाल उठता है सेफ्टी का, क्योंकि अगर रात भर चीजें खुली होंगी मुंबई में तो फिर पुलिस कर्मियों को उतना और काम करना पड़ेगा या उतनी शिफ्ट्स लगनी होंगी। सेफ्टी एस्पेक्ट भी सवाल उठता है मुंबई में। दूसरे शहरों के सामने सेफ माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी काफी इंसिडेंट्स होती हैं और हुई हैं। बिल्कुल, इंसिडेंट्स तो दुनिया भर में होती है और उन इंसिडेंट्स पे गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। अभी दिल्ली में एक मजबूत सरकार है, महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है, टेरर अटैक्स तो कम हो गई। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्हें कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मेरा पूरा विश्वास है मुंबईकरों पे, क्योंकि मुंबई अगर देखो आप तो पूरे देश में एक सेफ सिटी करके माना जाता है और मुंबई में ज्यादातर से ऐसी खराब चीजें होती नहीं जो शायद अन्य कहीं जगहों पे होती होगी। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि अगर टेररिस्ट थ्रेट है तो क्या हम घर में बैठे, हम उनसे डर के बैठे? अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स का थ्रेट है तो क्या हम डर के घर पे बैठे? या मुंबईकरों को एक वो विश्वास दे कि चलो, मुंबई पुलिस का भी आप पे विश्वास है और आपका पुलिस पे विश्वास है कि आप बाहर जा सकते हो और लीगल प्लेसेस एंजॉय कर सकते हो। अभी भी मुंबई रात को खुली रहती है लेकिन बंद दरवाजों के पीछे रहती है। अगर आपको एंजॉयमेंट करना हो तो वो बंद दरवाजों के पीछे जाना पड़ता है और वहां क्राइम सबसे ज्यादा होता है। अगर आपने काला घोड़ा, नरिमन पॉइंट, बीकेसी, मरीन ड्राइव या मॉल्स, मिल्स जैसे जगह खुली, या फिर कहीं छोटी जो स्टॉल्स होते हैं, गिरगांव चौपाटी हो, जुहू चौपाटी हो, ये जगह वैसे भी खुली रहती है रात को। अगर इन्हें आपको लीगलाइज करना हो तो ज्यादा लोग स्ट्रीट्स पर रहेंगे और ज्यादा लोग स्ट्रीट्स पर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये क्राइम बढ़ सकता है। ओके। अगर आप मुंबई के नाइट लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं और बड़ा अपने मुहिम भी छेड़ी हैं, तो एक और चीज शायद आपको ध्यान देनी चाहिए कि जितने टैक्सेस मुंबई में लगते हैं, सर्विस टैक्सेस या सरकार की तरफ से एंटरटेनमेंट पर, वो शायद देश में कहीं नहीं लगते हैं और दुनिया के बड़े शहरों से उसकी कंपटीशन है। अब अगर आपने वो दरवाजा युवाओं के लिए खोल दिया है कि वो नाइट लाइफ एंजॉय कर सके, तो उनकी जेब पर भी कुछ कम बोझ पड़ना चाहिए। देखो, ये फेज वाइज होगा। जैसे मैंने होटलर्स से भी बात की तो उनकी एक बात काफी अहम थी कि एंटरटेनमेंट टैक्स में जो सिंगुलर म्यूजिशियंस होते हैं, यानी होटल्स में जाके पियानो या गिटार बजाते हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाता है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया उस टैक्स की वजह से। ये सारी चीजें जो हमें टैकल करनी पड़ेगी वो तो फेज वाइज होगा। पहले एक आप अपॉर्चुनिटी दो तो फिर ये लॉजिस्टिक्स उसमें रोल हो सकता है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी ना दो और फिर लॉजिस्टिक्स की बात करें पहले, तो वो मैच नहीं करेगा। जी, इससे थोड़ा पहले ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर सांस ले सकते हैं, नहीं तो आप सफोकेट हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है आपका और सेफ्टी का भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन और एक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही है कि हॉस्पिटैलिटी और ये जो सेक्टर है पूरा रेस्टोरेंट्स का, कैफेज का, ये इंडिया में लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है
अगर इसको बढ़ावा दे, जैसे मैंने प्रपोजल में काफी चीजें क्लियरली कही हैं कि लेबर शिफ्ट 3 होनी चाहिए तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसमें से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, गार्बेज सेग्रीगेशन विल बी द ओनर्स ऑफ द ओनर, ट्रैफिक लॉज, नॉन रेजिडेंशियल एरियाज, ये तो सारी चीजें हैं। ये कोर सेक्टर तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो एंसिलरी सेक्टर है जैसे टैक्सीज हो या फूड सप्लाई चेन्स हो या ऐसे जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो भी काफी एम्प्लॉयमेंट में बढ़ेगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्द ही। चर्चा जारी रखेंगे आदित्य ठाकरे के साथ। युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के साथ हमारी चर्चा जारी है। मैं आपसे 2-3 ऐसे सवाल पूछना चाह रही थी क्योंकि आप एक युवा लीडर की तरह उभर रहे हैं। आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग ट्विटर पर भी है और जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो शायद आपके व्यूज जानना चाहेंगे अलग अलग चीजों पर। एक्चुअली मैं ट्विटर पे सिर्फ मेरे काम डालता हूँ और जो अच्छे अचीवमेंट है वही डालता हूँ। ओके, बट पीपल वांट टू नो व्हाट यू थिंक। फॉर एग्जांपल, वैलेंटाइंस डे पर आपका क्या व्यू है? मुझे नहीं लगता कि 11 साल से कोई रेलेवेंस हमने उनको दिखाया है और कोई प्रोटेस्ट हुई है। आपका पर्सनल क्या व्यू है? पार्टी का व्यू ही मेरा व्यू है। 11 साल से कुछ प्रोटेस्ट नहीं हुए, रेलेवेंट नहीं है। हमने दूसरे विषयों पर फोकस जारी किया है। जैसे मेरा भी फोकस ये नाइट लाइफ रिवाइवल, मुंबई का इकोनॉमिक रिवाइवल तो है ही, लेकिन मुंबई के रास्ते है। अभी भी मैं यहाँ से इंटरव्यू खत्म करके जा रहा हूँ कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर रास्ते देखने के लिए। म्यूनिसिपल वर्क्स है, फार्मर सुसाइड्स है, उसी पे काम जारी है। तो वैलेंटाइंस डे पे 11 साल से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई है और अभी हाल ही में किसी ने हमारे नाम पे की थी, लेकिन हमने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, हो गए तो उनको दूर है। ओके, AIB रोस्ट का जो इतना बड़ा विवाद चला है और FIR दर्ज हुई है मुंबई शहर में, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एक सेक्शन के तहत उन पर FIR दर्ज की है, उस पर आपका क्या व्यू? मैंने उसमें ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्वाइट एडमिटेडली, क्योंकि उतनी दिलचस्पी मैंने रखी नहीं और मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी काफी खींची गई। तो अभी मैं उस पर और कुछ कहूंगा तो और भी अननेसेसरी इररिलेवेंट कंट्रोवर्सी खींची जाएगी। ओके, उसका बेसिक कंट्रोवर्सी या इस सवाल का मुद्दा यह है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्या व्यूज हैं? मुझे लगता है कि एक तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपने वो दोनों साइड जो AIB हो और दूसरी ऑपोजिशन साइड हो उनके सामने बिठा के मेरे क्वेश्चन इज कि व्हाट दे हैव डन, इज इट क्रिमिनल कंस्पिरेसी? आई हैवंट सीन दैट, सो आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ओके, और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन जनरल आपके क्यों कोई व्यूज हैं उस पर? फ्रीडम हैज टू बी देयर, बट व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ फ्रीडम इन आवर कंट्री? ऑल दोज थिंग्स आर इन अ वेरी ग्रे एरिया। तो वो पूरे देश में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? जैसे कोई आइडिया हो, जैसे अभी मेरी नाइट लाइफ की आइडिया है, ठीक है, मैंने हिम्मत की और एक्सेप्ट हो गया, लेकिन क्या हमारा देश दूसरे काफी आइडियाज को एक्सेप्ट कितना कर सकता है? आर वी रेडी फॉर इट? ये काफी चीजें हैं जो देश के तह दिल तक पहुंच के जरूरी है जानना कि क्या हो सकता है इस पर। ओके, आदित्य, आपके जो नेशनल पॉलिटिक्स है और अब देश में जो राजनीति में बदलाव आ रहे हैं उस पर भी मैं थोड़ा आपके व्यूज जानना चाहूंगी। जो दिल्ली में हुआ हाल में, और हमने एक नई तरह की पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिकल चेंज देखा, आम आदमी पार्टी ने जो स्वीप किया दिल्ली के चुनाव में, उस फिनोमिनन को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, एक तो जाहिर सी बात है कि हिस्टोरिक फिनोमिनन है, क्योंकि 95% मेजोरिटी, शायद ये तीसरी सरकार हो देश में, पहले 97.1 की थी और ये 95, इतनी बड़ी मेजोरिटी मिलना काफी बड़ी चीज है, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि ऑपोजिशन ही नहीं हुआ। तो सरकार और ऑपोजिशन, तो हर सारे एंगल से देखना हर विषय को जरूरी है और मैं उनको बेस्ट विशेष देता हूँ कि वो दिल्ली को आगे लेके जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश में किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो किसी की पार्टी की, अगर वो इलेक्टेड है तो उन्होंने काम करना जरूरी है और देश को आगे लेके जाना जरूरी है। नहीं, उसमें एक मैसेज जो आया है जिसकी लोग बात कर रहे हैं, और इसमें मैं 2014 के लोकसभा चुनावों को भी जोड़ूंगी, दिल्ली के 2015 चुनावों को देखें तो जनता पुरानी राजनीति को रिजेक्ट करती हुई नजर आ रही है और उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी शामिल है। आप उसको कैसे देखते हैं आपके स्पेसिफिक सिचुएशन से? बिल्कुल, देखो, डायनेस्टिक जनरेशन ठाकरे 100%, और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को काम करना है तो सिर्फ मैं किसी का बेटा हूं ये मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे जैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा या नहीं करेंगे वो लोगों पे है, लेकिन बिल्कुल लोग अवेयर हो गए, काफी सोशल मीडिया पे अवेयर है, शायद मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, रिएक्टिव है और वो रिएक्शंस वोट्स में आ रही है। और
और एक आपको मानना होगा कि दिल्ली का जो वोटिंग परसेंटेज था इस बार वो भी काफी हाई था। तो एक बिल्कुल है कि लोग हर एक का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हर एक के एटीट्यूड्स देख रहे हैं और उसी पे वोट कर रहे हैं। तो फिर नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ो आप या रीजनल पॉलिटिक्स से जोड़ो, सब अलग अलग चीजें हैं या फिर एक पूरा बड़ा पिक्चर है, लेकिन बिल्कुल लोग 100% अवेयर हो गए। नहीं, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि किसी का बेटा होना अपराध नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो भी आपको हेड स्टार्ट एक तरह से एडवांटेज शुरू में मिलती है क्योंकि आपका सरनेम समथिंग स्पेसिफिक है, उतना एक तरह से चैलेंज भी है क्योंकि लोग आपकी हर चीज को और एग्जैक्टली अभी ये तो हम बदल तो सकते नहीं और मुझे बदलना भी नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अगर हमें हेड स्टार्ट मिलता है तो जो भी हम कर सकते हैं, मुझे लगता है हमें उसका पूरा यूटिलाइजेशन नेशन की सर्विस के लिए करना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि हमारा कंपैरिजन होते रहता है, जो भी हम करते हैं उस पर छोटी नजर होती है कि अरे ये हुआ, तो ये है। लेकिन ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, न बदलते आगे लेके जाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको वल्नरेबल भी बनाता है क्योंकि आप असली सेंस में युवा पॉलिटिशियन हो, आप 24 साल के हो, 25 साल के होने जा रहे हो। जब ये आपके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी और शिवसेना में बातचीत चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, एक हाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप भी गए थे और कुछ टिप्पणियां हुई थी बीजेपी की तरफ से कि अपने बच्चों को भेज दिया है बातचीत करने के लिए, तब आपको कैसा लगा? नहीं, सिर्फ एक ही दुख हुआ कि यूथ को बच्चे गए, लेकिन यूथ ही आगे आ रहा है। आपने देखा होगा मेजरली यूथ ने ही वोटिंग किया है इस बार, दिल्ली में हो या फिर दिल्ली नेशनल इलेक्शंस के लिए हो पूरे देश में। ये तो चीजें होती रहती है, इसमें कोई रोने की बात नहीं है, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इसको आगे कैसे लेके जाए, सुधारना कैसा, मुझे लगता है इस पर मैं देखते रहता हूँ। दूसरों से ज्यादा खुद पे फोकस करना मुझे जरूरी लगता है सुधारने के लिए। नहीं, क्या रिश्ते अभी भी ठीक है? क्योंकि थोड़ी अनबन की बातें बार बार बाहर आती है, जैसे आपकी नाइट लाइफ की चीज पर बीजेपी के महाराष्ट्र नेता आशीष शेलार ने भी उस पर सामने से ट्वीट किया कि ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एलिटिस्ट नहीं होनी चाहिए ये चीजें, सिर्फ एलिटिस्ट पार्टी के बारे में नहीं। दो पॉलिटिकल पार्टीज हो तो एक बात साफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मास बेस होता है, लोगों का बेस होता है, और जो भी अपने व्यूज होते हैं वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो हर एक जो अच्छी बातें होती है, खराब बातें होती है, वो पब्लिक में आना जरूरी होता है। लेकिन ये ट्वीट के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन शायद ही बहुत कम क्रिटिसिज्म आया, और जो भी क्रिटिसिज्म आया है शायद उन्होंने मेरा पढ़ा नहीं है, उनका वो जो रीडिंग होता है वो कम होगा। लेकिन मेरे ब्लॉग में या इंटरव्यू में काफी साफ बात है कि 5 रुपए से जितना भी आप 5 पे जीरोस लगाए, जो भी अफोर्डेबिलिटी हो, हर एक मुंबईकर कितनी भी अफोर्डेबिलिटी हो, उन्होंने नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब ने ही पूरा प्रपोजल डिटेल में पढ़ा, एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि ये हर एक कॉमन मैन के लिए है, हर एक मुंबईकर के लिए है। जैसे मैंने कहा कि गिरगांव जूह चौपाटी या वड़ा पाव से लेके 5 स्टार तक है। जी नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये बस एक लेटेस्ट एग्जाम्पल रहा है जो, और आपकी पर्सनल बात नहीं है, शिवसेना और बीजेपी वो तो होते रहेगा, हर एक पार्टी में होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक बेस जो होता है वो लोग होते हैं, और जो दोनों पार्टीज में अग्रीमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स हो, वो लोगों को कहना, लोगों से कहना, लोगों की सहमति लेना जरूरी होती है। तो उन तक पहुंचना ये काफी अहम है, और पब्लिक तो बात होगी ही, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी होता है पब्लिक होता है। जी, नेशनल पॉलिटिक्स की हमने बात की, और शिवसेना फिलहाल एक रीजनल पार्टी के तौर पर देखी जाती है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक महाराष्ट्र पार्टी की है। अगर आपकी इंटरेस्ट है कि दुनिया में किस तरह की राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि शिवसेना को अपने फोकस इश्यूज थोड़े बदलने होंगे, अपनी छवि कहिए या आप उनका पोजिशनिंग थोड़ा बदलना होगा? मीडिया परसेप्शन है, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि रीजनल पार्टी है, रीजनल है लेकिन ओरिजिनल है, ये भी तो सही है। और एक जरूरी चीज जाननी भी है कि यूपी में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में शिवसेना की ग्रोथ दिखी जा रही है इस 2 सालों में, पिछले 2 सालों में। तो जो बेस था, अभी अभी हम वहाँ इलेक्शंस लड़ने शुरू हुए, दिल्ली में भी लड़े थे, तो समय तो लगेगा, लेकिन बिल्कुल वहाँ भी एक्सपेंशन जारी है। लेकिन क्या यूएसपी लेकर आप वहाँ जा रहे हो? एक तो लोकल इश्यूज वहीं के हैं, जैसे हम कहते हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद तो है ही, लेकिन जो लोकल स्टेट हो, जैसे जय हिंद जय तमिलनाडु, जय हिंद जय राजस्थान, जय हिंद जय पंजाब,
ये हर एक उसमें होगा, लेकिन पूरे देश के लिए हम हिंदुस्तानी हैं, वो है। और अगर आप पार्लियामेंट में देखो तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल होते हैं, जैसे लेबर रिफॉर्म्स हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इस पे तो हमारे एमपीज बात करते ही रहते हैं। तो यही लोगों तक लेके जाना बहुत जरूरी है। तो क्या एक जो स्लॉटिंग हो गई है शिवसेना की, एक रीजनल पार्टी और एक राइट ऑफ सेंटर हिंदुत्व पार्टी की जो स्लॉटिंग हो गई है, आपको लगता है कि उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है? और क्या आप पर्सनली उस आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाते हो? देखो, एक दो चीजें तो साफ है। जैसे हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी आते हैं उससे तो हटने वाले नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुत्व साफ है कि हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है। जैसे कोई हमारे धर्म पे आए तो हम उसको डिफेंड करेंगे, ये बाला साहब का हिंदुत्व था। जो रही नेशनलिज्म की बात, बिल्कुल जो भी हमारे देश के सामने खतरा करके खड़ा रहेगा उसके खिलाफ हम रहेंगे ही। अगर दोस्त बनना है तो खुल के मिलो। तो ये तो चीजें तो आइडियोलॉजी है हमारी। जैसे मैंने कहा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय राजस्थान। लोकल इश्यूज जो भूमिपुत्र है, वहां के लोग हैं हर एक स्टेट के, उनको वहां अपने राइट्स मिलना जरूरी है। अंत में आदित्य, आपकी क्या नेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फाइनली आप देश की सेवा करने चाहते हो, और अगर आपको लार्जर कैनवस पे वो सेवा करनी है तो नेशनल पॉलिटिक्स तो एक सबसे बड़ा कैनवस है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां एक डिसीजन या एक सोच पूरे देश को बदल सकती है। और जो परंपरागत रहा है कि ठाकरे खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरते, आपको लगता है कि आगे जाकर शायद उसको बदलने की जरूरत है? जरूरत है या खुद के डिसीजन पे वो है, लेकिन कभी कंपल्सन नहीं रहे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े या अगर लोगों को लगे तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा और अच्छे काम करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू सो मच।